एक बार बताइए, ऑडियो वीडियो क्लियर है? क्या आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? ऑडियो क्लियर है? ऑल क्लियर है ना? चलो भाई। नमस्ते भाई, नमस्ते नमस्ते। तो जय हिंद सभी को, और स्वागत है मेरे भाई आपका आपके अपने परिवार में। सबसे पहले तो धनतेरस की मेरे सभी भाइयों को ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है। चलिए। बहुत शानदार। यादव विशाल मेरे भाई, आज से आप लोगों को जो क्लासेस हैं वो रेगुलर ही होंगी। ठीक है। अगले 10-12 दिनों तक तो मैं 100% रेगुलर ही रहूँगा यहाँ पे। और आज धनतेरस है, लेकिन आज भी क्लास है, और दिवाली के दिन भी क्लास होगी। दिवाली के एक दिन पहले वाले दिन, दिवाली के दिन क्लास नहीं लूँगा मैं बस। ठीक है। तो कोई बहुत ज़्यादा छुट्टी हमने रखी नहीं। हमने सोचा कि इस दिवाली और छठ की छुट्टियों में जो है, बात कर लीजिए, दिवाली और छठ की छुट्टियों में काफ़ी ज़्यादा क्लासेस लेके आप लोग के सिलेबस को कवर अप करेंगे। ठीक है। चलिए। मोहित भाई, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जीवन में आप बहुत आगे बढ़ें और बहुत कामयाब बने मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है। बहुत शानदार है। थोड़ी सी तबीयत हमारी ख़राब है तो थोड़ा कोऑपरेट करेंगे आप लोग। मतलब थोड़ा सर्दी बुखार है, और कोई बात नहीं है, मौसम परिवर्तन हो रहा है इसी वजह से। आइए चलिए, तो हम लोग यहाँ पर कुछ पॉइंट्स को देखते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 68 तक देखा था, और 68 हो गया, 69 भी हो गया हमारा। उसके बाद अब हमें यहाँ से पढ़ना था। ठीक है। पैरेललोग्राम कह लीजिए या क्वाड्रिलेटरल कह लीजिए, यहाँ से हमें पढ़ना था, और बहुत ज़रूरी था मेरे भाई यहाँ पर ये। ठीक है। आ जाइए मेरे भाई, अब शुरुआत करते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले हम क्वाड्रिलेटरल में एक क्वाड्रिलेटरल नॉर्मल सा पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम पैरेललोग्राम पढ़ेंगे। और पैरेललोग्राम कैसा फिगर होता है मेरे भाई? तो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट भुजाएं क्या हो, तो पैरेलल भी हो और इक्वल भी हो। जैसे ये इसके पैरेलल है, और ये वाली भुजा ये वाली भुजा के इक्वल है। दूसरा मेरे भाई, ये वाली भुजा भी जो है इस वाले भुजा के भी बराबर है। तो ऐसे फिगर को हम क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम बोलते हैं। ऐसे फिगर को हम क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम बोलते हैं। पैरेललोग्राम की सबसे अच्छी बात ये होती है कि उसके अपोजिट जो एंगल होते हैं वो हमारे बराबर होते हैं। ठीक है। क्लियर है ये बात यहाँ पे? तो एक ऐसा पॉलीगन, सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस के लिए। तो मैं कह रहा था कि व्हेन द अपोजिट साइड्स आर पैरेलल देन द क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ए बी जो है और बी सी जो है मेरे भाई अलग अलग होंगे। तो यहाँ पर अब पैरेललोग्राम का एरिया हम कैसे निकालेंगे, सबसे बड़ी बात हो जाती है। पैरेललोग्राम का निर्माण कैसे होता है पैरेललोग्राम में, और क्या क्या कहानियाँ होती हैं। ठीक है। तो ये सारी बातें जो हैं वो सारा का सारा आपको सीखना है। अब सबसे पहले आ गए अगर यहाँ पे, तो ये देखिए, ये आपका एक पैरेललोग्राम है, लेकिन पैरेललोग्राम का निर्माण कैसे हुआ? तो असल में क्या है कि जैसे मान लो कि किसी भी प्रकार का कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो। सपोज करिए कि आपका ये क्वाड्रिलेटरल है। यदि आप इन क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट को, जैसे इसका मिड पॉइंट ये है, इसका मिड पॉइंट बीचों बीच वाला पॉइंट, इसका मिड पॉइंट यहाँ पर ये है, और इसका मिड पॉइंट यहाँ पर ये है। जब आप इनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं ना, तो वैसी स्थिति में जो भी क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है वो अपने आप में क्या बन जाता है? तो पैरेललोग्राम बन जाता है। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि यदि मैं ए बी सी डी नाम के चतुर्भुज के मध्य बिंदुओं को जोड़ता हूँ, तो वो पी क्यू आर एस नाम का एक चतुर्भुज बनाता है, जो कि अपने आप में क्या होता है? तो जो कि अपने आप में मेरे भाई यहाँ पर एक पैरेललोग्राम होता है। पैरेललोग्राम के पेरीमीटर के बारे में जानना है, पैरेललोग्राम के एरिया के बारे में जानना है, और काफ़ी सारी बातें जो हैं वो हमें करनी है। अब अगर मान लो कि कोई भी पैरेललोग्राम हम बना रहे हैं, कोई भी पैरेललोग्राम एक्स वाई जेड नाम का, तो जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर ये बना दिया। अब ये ए बी सी डी नाम का पैरेललोग्राम हो गया। अब ये ए बी सी डी नाम के पैरेललोग्राम में ये क्या काम कर रहा है? बेस का। तो इसके ऊपर में हमने एक हाइट डाल दिया, ये हाइट हमने डाल दिया यहाँ पे। समझना मेरी बात को।
तो ये हमारा नीचे बेस हो गया, ये हमारा हाइट हो गया। तो एरिया हमारा कितना होगा, तो एरिया बोलेंगे सर एरिया हमारा हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट क्या पैरेललोग्राम का होगा? बिल्कुल भी नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। आप मेरी बात को समझना मेरे भाई। पैरेललोग्राम के अगर आप एक डायगोनल को मिलाते हो, जैसे मानो आपने बीडी डायगोनल को मिला लिया, तो बीडी ने क्या किया, इसको दो अलग अलग ट्रायंगल में बांट दिया है। अब दो अलग अलग ट्रायंगल में बांट दिया है, तो अगर हम बात करते हैं कि पूरा का पूरा जो ए बी सी डी है, जैसे ये पूरा का पूरा पैरेललोग्राम ए बी सी डी का जो एरिया है, तो वो पूरा का पूरा ए बी सी डी का एरिया किसके बराबर में होगा, तो दो अलग अलग पार्ट में बटा होगा। एक तो ट्रायंगल ए बी डी करके होगा यहाँ पे, ठीक है, और दूसरा यहाँ पर कौन सा होगा, तो दूसरा ट्रायंगल हमारा बी सी डी करके होगा। दूसरा कौन सा होगा, तो बी सी डी करके होगा। अगर हम बात करते हैं ए बी डी के एरिया के बारे में, तो हो जाएगा सर हाफ इंटू, यहाँ पर बेस हो गया ए बी हमारा, और उसके बाद यह हाफ इंटू बी इंटू एच, आप ऐसे कह लो सर हाफ इंटू बी इंटू एच। उसी तरीके से बी सी डी का जो एरिया होगा ना दोस्त, यहाँ पे बी सी डी के भी एरिया में सेम ये हाइट हमारा डलेगा। देखो ये बी है तो ये भी होगा, और ये एच है तो ये भी एच होगा। तो बोलोगे सर ये भी हो जाएगा हाफ इंटू बी इंटू एच यहाँ पे, ठीक है। हाफ बी एच और हाफ बी एच मिलकर टोटल बी एच बना देगा, यानी बेस इंटू हाइट बना देगा। तो इसलिए ये पैरेललोग्राम का जो क्षेत्रफल होता है वो कभी भी किसके बराबर में होता है, तो वो मेरे भाई यहाँ पर बेस इंटू हाइट के बराबर होता है। क्लियर है ये बात यहाँ पे? अब पैरेललोग्राम में सिर्फ एक हाइट नहीं हो सकते हैं, दो हाइट भी हो सकते हैं। तो दोनों हाइट हो सकते हैं, तो हम दोनों हाइट के रेस्पेक्ट में भी जो है वो एरिया हम बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं वो देखो। दोनों हाइट के रेस्पेक्ट में हम एरिया इस प्रकार बताएंगे कि जैसे मान लीजिए कि ये हमने पूरा का पूरा बना दिया भाई यहाँ पे, ठीक है। अब ये हमारा क्या हो गया, तो ए बी सी डी नाम का एक पैरेललोग्राम हो गया। अब इस ए बी सी डी की यदि हम बात करते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा कि जैसे ये हमारा हो गया पूरा का पूरा बेस, ये बेस हो गया, और ये इसके ऊपर में क्या हो गया, तो हाइट हो गया h1। या फिर दूसरा कहानी ऐसा हो सकता है, या फिर दूसरा कहानी मेरे भाई ऐसा हो सकता है, यहाँ समझना मेरी बात को, ये हाइट हो गया। दूसरा कहानी यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि जैसे ये मतलब आप इसको नाम दे दो एक और, इसको नाम दे दो ए दे दो, और यहाँ इसके ऊपर में जो हाइट डलेगा उसको मेरे भाई h2 का नाम दे दो। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे बेस इंटू हाइट 1, और ये बराबर होगा ए इंटू हाइट 2 के। हम ऐसा भी कह सकते हैं यहाँ पे b इंटू एच वन बराबर a इंटू क्या हो जाएगा, h2 हो जाएगा। तो दो केसेस बनते हैं। एक नॉर्मल पैरेललोग्राम का क्या रहता है, एरिया हमारा बेस इंटू हाइट होता है, लेकिन अगर वहीं पर कोई पैरेललोग्राम हमारा जो है आ गया, तो उसके अगर दो हाइट दिए गए हैं, तो या तो इसका एरिया ये बेस इंटू ये हाइट होगा, या मेरे भाई वो a इंटू एच टू होगा यहाँ पे। और हम इन दोनों को बराबर भी कह सकते हैं, ये बात का भी ध्यान रखना है। हैप्पी धनतेरस सभी को भाई, बहुत बहुत धनतेरस की सभी को शुभकामनाएं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है पैरेललोग्राम के बारे में अगर हम देखें, ये सारा थोड़ा सा पॉइंट को आप अलग करो, यहाँ पे आपको छोटी छोटी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। ये सारा पॉइंट बिल्कुल यहाँ पे। अब ये जैसे मान लो कि पैरेललोग्राम है आपका, ठीक है। अब ये हमारा ए बी हो गया, मैं पूरा का पूरा आपको यहाँ थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ, ए सी और बी डी का, ए बी बी सी सी डी ए डी, ठीक है। अब दो पॉइंट और हो गए, ये तो एरिया आपने निकाल लिया। अब एरिया के बाद यहाँ पर क्या होगा, तो जैसे मान लीजिए कि हम कोई भी समचतुर्भुज अपने आप में बनाते हैं, तो ये समचतुर्भुज की बातें क्या कही जाती हैं। ये ए बी सी डी नाम का एक समचतुर्भुज है, क्या है, पैरेललोग्राम है। एक इसका डायगोनल हमारा ए सी है, दूसरा डायगोनल हमारा बी डी है, हो गया यहाँ पे। तो वही बात हम बोलेंगे कि पहला डायगोनल ए सी का स्क्वायर, दूसरा डायगोनल हमारा बी डी का स्क्वायर, और ये दोनों डायगोनल के जो स्क्वायर होंगे, ये जो दोनों डायगोनल के स्क्वायर होंगे, तो आप ऐसे मान लीजिए कि AC का जो स्क्वायर है वो बराबर है AB का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के। तो यानी AC का स्क्वायर जो होगा वो किसके बराबर में होगा, तो AB का स्क्वायर और प्लस यहाँ पर BC के स्क्वायर के। और उसी तरीके से मेरे भाई जो BD का स्क्वायर होगा, या फिर आप ऐसे मान के, हाँ AC का स्क्वायर मान लिया, अब BD का स्क्वायर जो होगा वो मेरे भाई किसके बराबर में होगा, CD का स्क्वायर प्लस AD के स्क्वायर के बारे में आप ऐसे मान सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर बोलोगे ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर, फिर उसके बाद हो जाएगा सी डी का स्क्वायर, फिर हो जाएगा ए डी का स्क्वायर। लेकिन बच्चों आप लोगों को ये बात समझना चाहिए कि अगर ये ए है तो ये भी ए है, और ये अगर बी है तो ये भी कितना है, तो बी है। तो इसीलिए हमें ए बी को और सी डी को ये अलग अलग नहीं लेना है। ए स्क्वायर कितना लेना है, तो टू ए स्क्वायर लेना है, और यहाँ पर इसको यहाँ पर कितना लेना है, तो टू बी स्क्वायर लेना है। तो अगर हम दो कॉमन ले लेंगे तो हम ये भी कह सकते हैं कि डायगोनल के स्क्वायर का सम क्या हो जाएगा मेरे भाई, डायगोनल के स्क्वायर का सम मेरे भाई दोगुना होगा किसके, साइड के स्क्वायर के सम के। कितना हो जाएगा, तो साइड के स्क्वायर के सम के। एक ये पॉइंट हो गया। और मेरे भाई लास्ट हमारा पॉइंट हो गया क्या, तो पेरीमीटर यानी परिमाप।
अब पेरीमीटर हमारा क्या होता है, तो पेरीमीटर की बात अगर हम करेंगे, 2 बार ए है 2 बार बी है, तो हो जाएगा 2 × a + b यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा किसका काम करेगा, तो पेरीमीटर का काम करेगा। चलिए, ये क्लियर हो गया। तो अभी तक मैंने आपको सिर्फ जो रिलेशंस दिए हैं, वो रिलेशंस मैंने कैसे दिए हैं, तो वो रिलेशन कुछ इस प्रकार दिया है कि जैसे मैंने आपको पेरीमीटर बता दिया, मैंने आपको एरिया बता दिया, उसके बाद यहाँ पर साइड्स के रिलेशन बना दिए। अब थोड़ा सा एंगल के बारे में भी रिलेशन आप समझ लीजिए कि कोनों के बारे में जो रिलेशन होता है वो यहाँ पर क्या होता है। अब अगर एंगल की बात हम करते हैं, तो जैसे हम लोग दोस्तों कोई भी पैरेललोग्राम बनाते हैं, मान लीजिए कि हमने ये पैरेललोग्राम बनाया और पैरेललोग्राम का नाम क्या है, ABCD करके है। तो ये ABCD नाम का जो पैरेललोग्राम है, तो उसमें क्या होता है कि जैसे ये एंगल अगर अल्फा है, तो ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 180 माइनस अल्फा। ठीक है, ये अल्फा है तो ये 180 माइनस अल्फा। और फिर से क्योंकि देखो ये रेखा और ये रेखा पैरेलल है, तो यहाँ पर इन दोनों का जो सम होगा वो कितना होगा, 180 होगा, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल। तो अगर ये अल्फा है तो ये कितना होगा, 180 माइनस अल्फा। अब उसके बाद देखो यार, यहाँ पे ये वाली भुजा हो गई, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर ये वाली भुजा हो गई। अब ये दोनों भुजाएं हमारी हो गई, तो इन दोनों भुजाओं का जो योग है, अगर ये 180 माइनस अल्फा है तो ये हमारा कितना होगा, अल्फा हो जाएगा। इसीलिए ऐसा कहा भी जाता है कि पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। विशाल निरंकारी कहते हैं सर आपको देखकर कोर्स लिया, बिग फैन। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई। ठीक है, अब थोड़ा सवालों के साथ हम लोग दंगल करते हैं यहाँ पर और समझते हैं छोटी छोटी चीज़ों को लेके, और फिर उसके बाद हम आगे भी बढ़ेंगे और आगे काफ़ी सारी बातों को समझेंगे कि जैसे ये वाला पॉइंट पर्टिकुलरली हमारा जो दिया गया है वो यहाँ पर क्या है। ठीक है, सारी बातों को हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी दिक्कत के। तो बोला गया साइड ए बी ऑफ ए पैरेललोग्राम, देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, तो सबसे पहले पैरेललोग्राम दे रखा है, तो पैरेललोग्राम दे रखा है तो हमने पैरेललोग्राम एक बना दिया है। यहाँ पर ये हमारी भुजा ए बी हो जाएगी, ठीक है, और ऊपर वाली भुजा को हम सी डी बना देंगे दोस्तों। क्वेश्चन में बोला गया साइड ए बी ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 24, तो ए बी का मान कितना है, तो 24 है। ए डी का मान हमारा कितना है, तो 16 है। ठीक है, और ए बी और सी डी के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमारा 10 का है। तो अगर हम यहाँ पर ए बी और सी डी के बीच में जो डिस्टेंस बना रहे हैं वो हमारा 10 का बना रहे हैं, तो इन्होंने कहा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए डी एंड बी सी। ए डी और बी सी के बीच में जो दूरी होगी हमारी वो कितनी होगी। ये दोनों समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी दे रखी है और ये दोनों समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी पूछी गई है। हमेशा ध्यान रखना पैरेललोग्राम के केस में दोस्तों, बफरिंग हो रहा है, चेक करता हूं मैं, रुक जाइए। अभी देखिए एक बार, बफरिंग हो रहा है क्या या बफरिंग सही हो गया, एक बार बताइए मुझे। अभी भी बफरिंग हो रहा है या बफरिंग ओके है, क्लियर है? अब ठीक है, ऑल क्लियर है? अगर बफरिंग हो रहा है तो मुझे बताइए। चलिए क्लियर है ना, बहुत शानदार, बहुत शानदार। आज मुझे पता है क्या लग रहा है, आज ऐसा लग रहा है ना काफी लोग आज धनतेरस मनाने में बिजी हुए हैं। बहुत लोग धनतेरस ही मना रहे हैं आज। कुछ बच्चे एब्सेंट है ना आज क्लास में, क्योंकि आप लोग के बैच के बच्चों का नाम तक मुझे याद है, लगभग लगभग बहुत सारे बच्चों का। चलिए आ जाइए, ऑल ओके है, बढ़िया है दोस्त। तो यहाँ पर जैसे कि हम कह रहे थे कि देखो ये बेस और ये हाइट दिया है और ये बेस और ये हाइट मेरे भाई गायब है, तो हम बोलेंगे बेस इंटू हाइट बराबर बेस इंटू हाइट, तो 24 इंटू 10 बराबर हो जाएगा 16 इंटू एक्स के यहाँ पे। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो क्या होगा, 8 से काटेंगे तो 2 बार में 16 और 3 बार में 24 और 2 से काटेंगे तो 5 बार में, तो x का मान कितना निकल जाएगा, 3 इंटू 5 हमारा 15 निकल जाएगा, और x की वैल्यू कितनी होगी, 15। ऑप्शन नंबर जो सी है वो कहोना प्यार है, वो हमारा क्या हो जाएगा, तो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चलते हैं। अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल हमसे क्या बोला गया। अब मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा वो एक छोटू सा क्वेश्चन मेरी तरफ से रहेगा, और वो सवाल हमारा ये रहेगा कि देखिए आपके पास ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, और ये पैरेललोग्राम का ये पहला डायगोनल है, और मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखो मैं अपने तरफ से डेटा ले रहा हूँ, क्या पता गलत हो या सही हो, वो थोड़ा सा एक बार आप लोग देख लीजिएगा। तो पहला डायगोनल हमारा 10 है। अब दूसरे डायगोनल की बात करते हैं। दूसरा डायगोनल हमारा 20 है, ठीक है, और इसकी वैल्यू हमने मानो 5 सेंटीमीटर रखी हुई है मेरे भाई। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी होगी जल्दी से बता दो। ठीक है, पैरेललोग्राम का यहाँ पर जो है वो पैरेललोग्राम का यहाँ पर हमने क्या दे रखा है, बच्चे बता रहे हैं बफरिंग हो रहा है। बफरिंग का क्या इशू किया जाए सॉल्यूशन। अभी बफरिंग हो रहा है क्या। सर बफर, नमस्कार। एक बार आप लोग रिफ्रेश करना, एक बार आप लोग रिफ्रेश करना, ठीक है, एक बार क्लास को आप लोग रिफ्रेश करना भाई। ऑल ओके है, चलो उम्मीद करते हैं बफरिंग नहीं होगा। ठीक है, इसका आंसर आप लोग दीजिए। इसका आंसर कितना आएगा। हाँ, मेरा सिंपल सा एक सवाल है आप लोगों से कि देखिए दोनों डायगोनल का मैंने वैल्यू 10 और 20 दे रखा है, और एक भुजा का मान हमारा 5 है, दूसरी भुजा का मान बताया जाए, दूसरी भुजा का मान कितना होगा फटाफट। ठीक है, बताइए क्या बोलेंगे। तो बोलेंगे सर बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, और यहाँ पर हम बोलेंगे पहला डायगोनल का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर, फिर दूसरे डायगोनल का स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर, और ये बराबर होगा हमारे किसके, तो 2 गुना 5 का स्क्वायर और प्लस किसके मेरे भाई, तो इस संख्या को x मान लेते हैं, तो x के स्क्वायर के। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 400 प्लस 100। यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 400 प्लस 100 आप यहाँ कैलकुलेट करो। 10 का स्क्वायर और प्लस हमारा हो जाएगा 20 का स्क्वायर, तो 400 प्लस 100 500। तो बोलेंगे सर 500 हो गया, बराबर हो जाएगा 2 के 25 प्लस एक्स स्क्वायर के यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 से कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं तो 250 में से 25 निकाल दो, 225 हो गया, ये हमारा एक्स का स्क्वायर है। और अगर ये एक्स का स्क्वायर है मेरे भाई, ठीक है, ये एक्स का स्क्वायर है अगर मेरे भाई यहाँ पे, तो हम बोलेंगे सर रूट करने पर कितना आएगा, तो एक्स का मान 15 आ जाएगा। रूट करने पर कितना आ जाएगा, तो एक्स का मान हमारा 15 आ जाएगा। क्लियर है ये बात। यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बता दीजिए। आ जाइए, तो इसी के ऊपर में एक आधा क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, और भी काफ़ी सारी बातों को हम समझते हैं। ठीक है, अब जैसे पैरेललोग्राम आप लोगों ने पढ़ा, तो इसी पैरेललोग्राम का एक और पार्ट हो जाता है, और वो पैरेललोग्राम की एक वैरायटी को हम क्या कहते हैं, तो रोम्बस कहते हैं, समचतुर्भुज बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, नॉर्मली रोम्बस के ऊपर में काफ़ी सारा क्वेश्चन आपका रहता है, क्योंकि पैरेललोग्राम के ऊपर में काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो हमने ज्योमेट्री में करवा दिया है। मैंने पहले ही कहा था आपको कि जो हम ज्योमेट्री पढ़ा रहे हैं ना, तो वो 60-65 क्लास जाएगा, लेकिन वो क्लास जब जाएगा तो वो मेंसुरेशन की बहुत सारी चीज़ों को कवर कर देगा। हमारे लिए मेंसुरेशन में काफ़ी कम पार्ट इसीलिए बच जाता है क्योंकि अधिकतम पार्ट को हम लोगों ने ज्योमेट्री में पढ़ रखा है। आप लोगों को पता है कि क्वाड्रिलेटरल पर ही हम लोगों ने कितना अच्छा खासा एक वक्त दिया है, समय दिया है चीज़ों को समझने में, अलग अलग फिगर्स को जानने में, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ को जानने में। बस जो छोटा मोटा थोड़ा सा जो पार्ट रह जाता है, ठीक है, जो छोटा मोटा पार्ट मेरे भाई यहाँ पर रह जाता है, वो हम लोग मेंसुरेशन में जो है वो हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो बस वही वाली बात है, जो थोड़ा मोड़ा पार्ट रह गया। अब जैसे सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया यहाँ पे, तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो गया रोम्बस, कि अगर रोम्बस यानी समचतुर्भुज क्या हो जाएगा। तो रोम्बस की बात करेंगे यहाँ पे।
तो रोम्बस मेरे भाई क्या है? तो यानी एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। अब जैसे जनरली क्या है कि मैंने पैरेललोग्राम बना दिया और मैंने ऐसा पैरेललोग्राम बना दिया, अब इसमें ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, बट मेरे भाई ये दोनों बराबर नहीं है, एडजेसेंट साइड हमारी बराबर नहीं है। अब अगर एडजेसेंट साइड हमारी बराबर नहीं है तो इसको हम रोम्बस बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। बोलेंगे मेरे भाई? तो नहीं बोलेंगे। यानी रोम्बस कैसा होता है? रोम्बस ऐसा होता है कि एक ऐसा पैरेललोग्राम, एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी चारों भुजाएं क्या हो? तो बराबर हो। जैसे ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, चारों के चारों भुजा बराबर हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? तो उसे हम यहाँ पर रोम्बस बोलते हैं। अब ठीक है, रोम्बस हो गया मेरे भाई, चारों भुजा बराबर हो गई। तो जब चारों भुजा बराबर है तो क्या डायगोनल बराबर होगा? तो बोलेंगे नहीं सर, देखो डायगोनल बराबर हो भी सकते हैं और डायगोनल बराबर नहीं हो सकते हैं। दो कंडीशन है। लोगों को लगता है क्या डायगोनल बराबर होंगे, भुजा बराबर है तो? कुछ लोगों को क्या लगता है डायगोनल कभी बराबर ही नहीं होंगे। ऐसा नहीं है, समझिए मेरी बात को। डायगोनल का साइड्स के साथ कोई रिलेशन नहीं है यहाँ पे। डायगोनल का रिलेशन एंगल के साथ में है। अगर आपका दोनों एंगल बराबर है तो डायगोनल बराबर होंगे, और अगर आपका मेरे भाई दोनों एंगल बराबर नहीं है तो डायगोनल बराबर नहीं होंगे। जैसे मान लीजिए ये रोम्बस हो गया, अब ये रोम्बस हो गया तो इसके दो भाग हो गए। जैसे कि ये रोम्बस है और मेरे भाई यहाँ पर एक ये रोम्बस है। अब दोस्तों पता है क्या है, जैसे मानो ये अगर अल्फा हो गया और सेम तरीके से ये अल्फा हो गया, उस केस में यहाँ पर ये देखो, ये हमारा D1 होगा और ये हमारा D2 होगा, और ये हमारा D1 हो गया और ये हमारा D2 हो गया, एंड देन दे आर इक्वल। डायगोनल 1 बराबर डायगोनल 2 इक्वल होगा। बट अगर यार इनके एंगल बराबर, अब जैसे क्या होता है, ये एंगल किस केस में बराबर होते हैं? तो आप यहाँ पर सही तरीके से देखो, रेक्टेंगल में, और किस केस में? स्क्वायर में। स्क्वायर भी तो एक रोम्बस है। अगर आप बात करोगे तो स्क्वायर क्या है? तो स्क्वायर भी तो एक रोम्बस है यहाँ पे, जहाँ पर इसकी चारों भुजाएं समानांतर हैं और ये एंगल मेरे भाई इस एंगल के बराबर है, इसीलिए इसके दोनों डायगोनल क्या होते हैं? तो बराबर होते हैं। यानी अगर एक रोम्बस के दोनों कोण बराबर हैं, इसीलिए उनके विकर्ण बराबर होंगे, और अगर मेरे भाई ये कोण बराबर नहीं है तो विकर्ण जीवन में कभी बराबर नहीं हो सकते हैं। तो स्क्वायर इज अ रोम्बस, इस बात को समझिए। स्क्वायर यानी वर्ग क्या है मेरे भाई? तो वर्ग एक हमारा रोम्बस है यहाँ पे, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा? तो समचतुर्भुज कहलाएगा। अब सबसे बड़ी बात, जैसे हमने स्क्वायर में भी आपको पढ़ाया कि स्क्वायर में यहाँ पर क्या होता है कि ये डायगोनल और ये डायगोनल जो होते हैं बाइसेक्ट करते हैं, और कितने पर करते हैं? तो 90 पर करते हैं। और साथ में यहाँ पर ऐसा होता है, ये वाला टुकड़ा इस वाले टुकड़े के बराबर होता है और ये टुकड़ा ये टुकड़े के बराबर में होता है। तो यानी रोम्बस में यहाँ पर ध्यान रखना, सर स्क्वायर रोम्बस हो सकता है? स्क्वायर रोम्बस ही है, स्क्वायर इज अ रोम्बस मेरे भाई। स्क्वायर क्या है यहाँ पर? ठीक है, तो मैंने क्या कहा, स्क्वायर अपने आप में एक रोम्बस कहलाता है। तो आप बोल रहे हो कि सर हो सकता है, नहीं है, होता है। इस बात को ध्यान में रखो। अब जैसे मान लो कि हमने छोटी छोटी चीज़ें बना ली यहाँ पे। अब ये क्या हो गया कि इसका ये पहला डायगोनल हो गया और इसका दूसरा डायगोनल हो गया। ये वाली पार्ट हमारी इसकी बराबर है, ये वाली पार्ट हमारी इसकी बराबर है, और बीच में एंगल हमारा कितने का बनेगा? तो बीच में एंगल हमारा 90 डिग्री का बनेगा। बीच में एंगल कितने का बनेगा? तो 90 का बनेगा। तो यहाँ पर रिलेशंस क्या क्या बनेंगे, कैसे बनेगा? पॉइंट को समझो। यहाँ पे ये D1 का क्या हो जाएगा? देखो ये पूरा D1 डायगोनल है, तो ये D1 का क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। और ये पूरा का पूरा D2 है, तो ये क्या हो जाएगा? D2 का आधा हो जाएगा। समझ गए? अब पॉइंट नंबर 1 समझिए, ए और ए। तो जो हमारा पेरीमीटर है, सबसे पहली बात यहाँ पे, तो पेरीमीटर हमारा कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर पेरीमीटर हमारा 4a हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एरिया की बात करते हैं। अब यहाँ पर एरिया हमारा कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर देखो सिर्फ एक पार्ट, ये वाला पार्ट, सिर्फ ये वाला पार्ट यहाँ पे। अब ये वाला पार्ट, ये क्या है मेरे भाई? एक ट्रायंगल है, और ऐसे 4 ट्रायंगल, 1 2 3 और 4, चारों मिला दोगे ना तो रोम्बस के एरिया के बराबर हो जाते हैं। ठीक है, तो जब हम इनके एरिया के बारे में बात करेंगे तो इनका एरिया हम कैसे लिखेंगे? तो बोलेंगे सर 4 ट्रायंगल्स के एरिया के बराबर, यानी 4 इंटू ट्रायंगल का एरिया। और ट्रायंगल का एरिया कितना है? तो बोलेंगे सर देखो एक ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा हाफ इंटू, ये हमारा कितना है? तो बोलेंगे हाफ इंटू D1/2 यहाँ पे, और दूसरा वाला कितना होगा? तो यहाँ D2/2 होगा यहाँ पे। क्लियर है ये बात? 2 और 2 से मेरे भाई 4 खत्म। इसीलिए ऐसा कहा भी जाता है कि रोम्बस का एक एरिया जो होता है हाफ D1 D2 के बराबर होता है। काफ़ी सारे रिलेशंस हमारे निकलने वाले हैं, काफ़ी सारे पॉइंट हम लोग सीखने वाले हैं। तो यानी आज के बाद याद रखेंगे आप लोग कि एक समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो हमारा हाफ D1 D2 के बराबर होता है। किसके बराबर में होता है? हाफ D1 D2 के बराबर में होता है। अब सबसे बड़ी बात कि क्या इनके साइड्स और डायगोनल्स के बीच में कोई रिलेशन निकल कर आएगा? जी हाँ, बिल्कुल निकल कर आएगा। और वो कैसे निकल कर आएगा आप लोग वो भी देखो यहाँ पे। ठीक है,
तीसरा पॉइंट यहाँ पर, ये एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल में क्या लगेगा, पाइथागोरस का नियम। तो पाइथागोरस का नियम क्या बोलेगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर। यहाँ तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या होगा, तो हम बोलेंगे सर इसका स्क्वायर देखो यहाँ पर, तो बोलेंगे d1/d2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर सेकंड वाला पार्ट क्या हो जाएगा, d2/2 का होल स्क्वायर, और ये बराबर हो जाएगा किसके, तो ये बराबर हो जाएगा हमारे a के होल स्क्वायर के। समझ में आ गया। इससे बड़ा प्यारा रिलेशन एक हमारा निकलने वाला है। अगर हम बोलेंगे तो बोलेंगे सर देखो d1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस हमारा हो जाएगा d2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, और ये बराबर हो जाएगा किसके, तो बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर के। अगर हम इस 4 को उधर लेके चले जाएंगे तो इतना प्यारा रिलेशन है, ये देखो d1 का स्क्वायर और प्लस हमारा d2 का स्क्वायर बराबर होगा 4 टाइम ऑफ साइड के स्क्वायर के। तो ये एक अलग ही मेरे भाई रिलेशन हो गया प्यारा सा, कि d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर बराबर होगा 4 टाइम ऑफ साइड के स्क्वायर के। तो तीन बातें यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक है। पहला बात यहाँ पेरीमीटर 4a होता है, दूसरा बात एरिया हमारा हाफ d1 d2 होता है, और तीसरा d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर बराबर होगा 4 टाइम ऑफ साइड स्क्वायर के। ITO प्रिंस अग्रवाल, आप अपना नंबर दे दो, आपको कांटेक्ट कर लिया जाएगा। और खुशबू जी कह रही हैं कि सर मैं रिकॉर्डेड वीडियो देखती हूँ और मेरे पहले वाले कुछ क्वेश्चंस में डाउट है, कैसे सॉल्व होगा। आप डाउट ग्रुप में भेज दीजिए किसी भी सवालों को, और डाउट ग्रुप में आपके क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। आप लोगों के लिए स्पेशल हमने डाउट ग्रुप बना रखा है, तो आप लोग डाउट ग्रुप में भेजोगे किसी भी सवाल को, तो वहाँ पर आप लोगों का सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर है। चलते हैं आगे, बढ़ते हैं यहाँ पे, और आगे सवालों को देखते हैं क्या है क्या नहीं है। तो यही सारे पॉइंट थे, ये सारे जो है क्लियर हमने कर दिया आपको, पेरीमीटर क्या है, साइड क्या है, और ये सारे पॉइंट हो गए। ठीक है, अब आ जाओ सीधा सवालों पर चलते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोला गया। 71 नंबर सवाल को देखिए क्या बोला गया। तो बोलेंगे सर ये धरती का सबसे आसान प्रश्न है। सर धरती का क्या है, तो सबसे आसान प्रश्न है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे, कहाँ गया भाई, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ ए साइड ऑफ ए रोम्बस इज 1600। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो देखिए क्वेश्चन में ये हमारा क्या है, तो एक रोम्बस हो गया ABCD नाम का, और ये रोम्बस ABCD में क्या हो गया, तो बोला गया सर द सम ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड ऑफ ए रोम्बस, सम ऑफ ए स्क्वायर ऑफ यानी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी 4a स्क्वायर का जो मान है वो यहाँ पर कितना दे रखा है, तो 1600 दे रखा है। यही बात बोला गया है कि एक सम चतुर्भुज के भुजाओं के वर्गों का योग 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उस सम चतुर्भुज के भुजा का जो माप है वो हमारा कितना होगा। छोटू सवाल है, 4 से अगर हम काटेंगे 412 में, तो अब मुझे बताओ ए स्क्वायर का मान 400 है, तो ए का मान कितना होगा, तो ए का मान मेरे भाई यहाँ पर 20 होगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। सर रोम्बस के डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं, आपने कैसे इक्वल बना दिया, अखिल यादव का कहना है। अखिल भाई समझना मेरी बात को लेकर, दो अलग अलग पॉइंट है और आप दोनों में कभी भी जीवन में कंफ्यूज नहीं हो सकते हैं। दोस्तों दो चीज़ें होती हैं और यही दोनों चीज़ें आपको समझनी है। मैंने पहला पॉइंट क्या कहा था अखिल भाई, मैंने कहा था अगर ये एंगल इक्वल होगा तो जाकर ये दोनों डायगोनल बराबर होंगे, और अगर यहाँ का एंगल इक्वल नहीं होगा तो डायगोनल बराबर नहीं होंगे। डायगोनल बराबर होने का मतलब पहला डायगोनल को दूसरे डायगोनल के बराबर करना, यानी d1 को d2 के बराबर करना। तो एंगल बराबर होने से बराबर होते हैं और एंगल बराबर नहीं होता है तो बराबर नहीं होते हैं। अब यहाँ पर मैंने कहा था कि भाई देखो ये पूरा डायगोनल दो अलग अलग पार्ट में बट जाएगा, तो वो आप यहाँ पर भी बोल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को राइट एंगल पे, और आप ये भी कह सकते हो, इनका नंबर नोट कर लो, तो ये भी कह सकते हो आप यहाँ के डायगोनल जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो इसका आधा अपने आधे के बराबर, इसका आधा अपने आधे के बराबर, लेकिन ये इसके बराबर नहीं है। अगर बराबर होते तो मैं d1 और d2 नाम से दो अलग अलग चीजें क्यों लिखता, मैं दोनों को d का ही नाम दे देता, इसीलिए। ठीक है, चलिए आ जाओ, अब सवालों को देखते हैं, सवालों को समझते हैं यहाँ पर क्या क्या बोला गया। पढ़िए 72 नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या कहा गया। चलिए, the measure of each of the two opposite angle of a rhombus is 60 degree and the measure of one of the side is 10, the length of the smaller diagonal is। चलिए एक काम करते हैं, देखिए ये हमारा क्या हो गया, तो एक रोम्बस हो गया, ठीक है, जिसकी सारी भुजा बराबर है। तो बोला गया मेजर ऑफ ईच ऑफ द टू अपोजिट एंगल ऑफ ए रोम्बस, ठीक है, 60 है। ये भी एंगल हमारा कितना है, तो 60 है, और ये भी एंगल हमारा अपोजिट एंगल का कितना है, तो मेरे भाई 60 है, ये बोला गया।
ठीक है। तो एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजाओं की जो लंबाई है वो 10 है तथा कोण हमारा 60 है, तो इसके छोटे विकर्ण की लंबाई कितनी होगी? जैसे ये हमारा 10 है, ये हमारा 10 है, तो बोला गया द लेंथ ऑफ द स्मॉलर डायगोनल। क्योंकि देखो दो प्रकार के डायगोनल बनेंगे, और दो प्रकार के डायगोनल बनेंगे तो वो कौन कौन से बनेंगे हम आपको समझाते हैं। क्या होता है कि देखो cos थीटा आप लोगों ने ज्योमेट्री में पढ़ा है, तो बस मेरे भाई वही बात है। अब जैसे ये 60 है और दूसरा ये वाला एंगल कितना है, तो 120 है। अब जब कोसाइन का रूल लगाओगे तो 10 है और 10 है, तो मेरे भाई यहाँ पर ये भी कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर ये 60 है, और चूंकि ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों बराबर है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो सर ये 60 है तो ये भी 60 और 60 हो जाएगा। ठीक है, तो ये अगर 60 डिग्री है तो ये भी 60 और 60 हो जाएगा, तो इक्विलेटरल। तो ये 10 है, 10 है, तो ये वाला डायगोनल कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? यहाँ पर फिर से रिपीट करता हूँ, फिर से मेरी बातों को समझना और जानना पहले से। देखो भाई, अभी ये 120 को हम लोग फ्रेम से बाहर निकाल देते हैं, ये बाहर चला गया। मेरा कहना है कि हम इसको जोड़ते हैं, ये 10 है और ये मेरे भाई 10 है, तो अगर भुजा बराबर तो इनके द्वारा ये कोण भी बराबर होगा, और अगर कोण बराबर है तो ये हमारा 60 है, तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा, 60। तो ये 10 है, 10 है, तो ये कितना हो जाएगा, 10। तो ये हमारा एक डायगोनल हो गया, ये हमारा एक डायगोनल हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरे वाले डायगोनल के बारे में कि दूसरा वाला हमारा डायगोनल कैसा होगा, किस प्रकार का होगा। तो दूसरे वाले डायगोनल को जरा बड़े प्यार से देखिए, ये हमारा दूसरा विकर्ण है, इसको हम लोग हटा दें, फिर हम आपको बताएंगे कि आपको निकालना कौन सा विकर्ण था। अब यहीं से समझना, ये 60 डिग्री है तो ये कितना डिग्री है, तो 120 डिग्री है। अब अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन में बोला जाता है मुझे स्मॉलर डायगोनल चाहिए, मुझे स्मॉलर डायगोनल चाहिए, तो स्मॉलर डायगोनल को निकालने के लिए आप 60 के सामने वाले डायगोनल को निकालेंगे। ठीक है, और उसके बाद अगर इस सवाल में ये बोला जाता है कि मुझे बड़ा वाला डायगोनल चाहिए, तो यहाँ पर 120 के सामने वाला निकालते, फिर बोलते ये 10 है, 10 है और ये 120 है, cos थीटा का नियम लगा के, ठीक है, आप यहाँ पर इस वाले डायगोनल को निकालते। क्योंकि ये बात आप लोगों को भली भांति पता है कि अगर हमारा कोण जो होता है छोटा होता है, तो एक तरीके से उसके सामने का जो मतलब एंगल अगर छोटा है तो उसके सामने की भुजा छोटी है, और अगर एंगल बड़ा है तो उसके सामने की भुजा बड़ी है। समझ में आ गया बात? स्मॉलर डायगोनल स्मॉलर एंगल के सामने बनेगा और लार्जर डायगोनल लार्जर एंगल के सामने बनने वाला है। तो ये छोटी 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 चीज़ें जो हैं, ये आपको थोड़ा सा फोकस में लेकर आना है। हमें फिलहाल स्मॉलर डायगोनल बोला गया था, तो इस 120 को हम लोग जानते ही नहीं है, और अगर इस 120 को हम लोग नहीं जानते तो फिर उसके बाद यहाँ पर जो है हमें चुपचाप इसी 60 के सामने जो बनेगा वहीं बनाएंगे, और यहाँ पर ये 60 है, ये दोनों बराबर है, तो ये भी हमारा 60 और 60 बन जाएगा। और जब दोस्तों ये सारे 60 हो गए, 10 है, 10 है, तो ये भी हमारा 10 बन जाएगा। तो स्मॉलर डायगोनल कितना होगा, तो 10 होगा। आप लोग 10√3 आंसर नहीं दे सकते, इस बात को समझिए। लेंथ ऑफ स्मॉलर डायगोनल बोला है, तो स्मॉलर बोला है तो 10 होगा ना भाई। ठीक है, स्मॉलर डायगोनल स्मॉलर एंगल के सामने, लार्जर डायगोनल लार्जर एंगल के सामने। तो इसीलिए अगर मान लीजिए कि स्मॉलर डायगोनल बोला गया है, तो हम किसके सामने बोलेंगे, स्मॉलर एंगल के सामने बोलेंगे। आइए चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, अगला सवाल देखिए, 75 नंबर क्वेश्चन। क्या बोला गया, पेरीमीटर ऑफ ए रोम्बस इज 2p एंड सम ऑफ द लेंथ ऑफ डायगोनल इज m, देन द एरिया ऑफ द रोम्बस इज। यहाँ पे जैसे हमारे पास कोई भी एक रोम्बस है यहाँ पे रोम्बस। ठीक है, अब इस रोम्बस की बात करते हैं, तो परिमाप इसका कितना है, तो 2p है। ठीक है, इसका पूरा पेरीमीटर कितना है, 2p है। तो जैसे a हो गया, a हो गया, a हो गया और ये a हो गया, तो सबको जोड़ने पर कितना आएगा, तो 4a बराबर हो जाएगा हमारा 2p के। ये पहला रिलेशन दिया गया है। और दूसरा रिलेशन क्या दिया गया है, सम ऑफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल इज m यूनिट। अगर हम दोनों विकर्णों को जोड़ दें, जैसे मानो यहाँ इसको भी जोड़ दें और इसको भी जोड़ दें, तो बोलेंगे सर d1 प्लस d2 का जो मान है वो हमारा कितना है, तो वो हमारा m है। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया, फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस, कि रोम्बस का एरिया हमारा कितना होगा। मैंने कहा यार है ना, सारा खेल तुम्हारा इस वाले स्टेटमेंट पे टिका हुआ है। 4a का मान भी दे रखा है, d1 प्लस d2 का भी मान दे रखा है। हम किस तरीके से चीज़ों को रिलेट करें और कैसे समझें। तो एक काम करो, इसी का होल स्क्वायर करो यहाँ पे, और कुछ मत करो मेरे भाई, बस इसका तुम यहाँ पर होल स्क्वायर करो। अगर यहाँ पर होल स्क्वायर करोगे तो इसका होल स्क्वायर करने पर क्या मिलेगा, ज़रा वो देखो। तो बोलोगे सर इसका होल स्क्वायर करते हैं यही वाली संख्या का, तो बोलेंगे सर यहाँ देखिए, इधर भी होल स्क्वायर हमने कर दिया और यहाँ पर इधर भी हमने होल स्क्वायर कर दिया। तो इसका होल स्क्वायर करने पे d1 स्क्वायर प्लस हमारा क्या होता है d2 स्क्वायर, प्लस हमारा मेरे भाई मिल जाएगा 2d1 d2, और ये बराबर होगा किसके, m के स्क्वायर के। किसके बराबर होगा, m के स्क्वायर के। अब सबसे मजे की बात हम आपको बताएं तो d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था कि वो 4a स्क्वायर के बराबर में होता है। d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर हमारा किसके बराबर में होगा, तो 4। अच्छा, बीच में दो सवाल हमने छोड़ दिया क्या,
71 के बाद हम सीधा 74 75 पे आ गए। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग कर लेंगे। 72 73 भी हम लोग कर लेंगे। तो मेरा यहाँ पर क्या कहना है वो समझो। मैंने अभी जो एक रिलेशन प्रूफ किया था वो मैंने ये प्रूफ किया था कि d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर बराबर होगा हमारे किसके, तो 4a स्क्वायर के। ठीक है, तो बस यहाँ पर वही बात ध्यान रखना है आपको। 72 73 गायब हो गया बीच में, कोई बात नहीं। तो d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर किसके बराबर, तो 4a स्क्वायर के बराबर। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर बोलेंगे सर ये हमारा किसके बराबर में है, तो 4a स्क्वायर के बराबर में है। अच्छा 2d1 d2 कितना होता है, तो बोलेंगे सर ये 2 तो है, लेकिन मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, तो देखो मुझे यहाँ पर जो है ना 2 मल्टीप्लाई में भी चाहिए और 2 डिवाइड में भी चाहिए। हाफ d1 d2 से एरिया निकलता है, तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 2 मल्टीप्लाई और यहाँ 2 डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, और तब इसे d1 d2 का आकार देना पड़ेगा। उसके बाद ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, एम स्क्वायर के। आप यहाँ पर देखोगे तो इसे आप काटोगे और इसे आप काटोगे तो 2a आपका p के बराबर। अगर मेरे भाई 2a हमारा p के बराबर है, अगर हमारा 2a p के बराबर में है तो हम यहाँ वोल स्क्वायर करेंगे। तो 2a का वोल स्क्वायर 4a स्क्वायर और यहाँ p का वोल स्क्वायर तो p स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर 4a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो p स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 टाइम ऑफ किसका हो जाएगा, तो 4 टाइम ऑफ एरिया हो जाएगा यहाँ पे, और ये बराबर हो जाएगा किसके, तो एम स्क्वायर के। अगर हम बात करते हैं तो बोलेंगे 4 टाइम ऑफ एरिया, एरिया ट्रायंगल का मैंने ट्रायंगल नहीं दे, मतलब समझ जाओ ना, 4 टाइम ऑफ एरिया हम यहाँ कह देते हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को एरिया ही तो चाहिए। तो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम ऐसे बोल देंगे दोस्तों, ठीक है, कि 4 टाइम इंटू एरिया, और ये बराबर हो जाएगा किसके, तो एम स्क्वायर के। तो अगर हम बात करते हैं 4 टाइम ऑफ एरिया जो निकलेगा वो कैसे निकलेगा, तो पी स्क्वायर को ले जाके उधर माइनस कर दो, तो एम स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो फाइनली जो हमारा एरिया शब्द आएगा वो एरिया हमारा किसके बराबर में होगा, तो बोलोगे सर एम स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। एम स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देवाशीष महार मेरे भाई बिल्कुल क्लास होगा, अभी आपके उसमें एक टॉपिक चल रहा है और बहुत जल्द हम उसमें दूसरा टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे। तो क्लास तो होगा, क्लास छोड़ेंगे थोड़ी यार, सिंप्लीफिकेशन होगा बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। ठीक है, और प्रिंस यादव आपकी समस्या का समाधान हमारी कॉलिंग टीम कर देगी। आप कॉलिंग टीम पर फ़ोन करके प्रॉब्लम बताइए, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है। तो याद रखना है, जैसे मानो यहाँ पर ये दिया गया था तो उससे हमने ये रिलेशन निकाल दिया और यहाँ वोल स्क्वायर करके हमने ये रिलेशन निकाल दिया। ठीक है, कुछ नहीं किया मैंने, यहाँ पर दोनों साइड में वोल स्क्वायर किया, तो d1 स्क्वायर d2 स्क्वायर 2d1 d2 और बराबर हो जाएगा हमारे एम स्क्वायर के। d1 स्क्वायर d2 स्क्वायर से याद आ गया कि ये 4a स्क्वायर के बराबर में होते हैं, तो मैंने 4a स्क्वायर लिख दिया। और यहाँ पर मुझे क्या करना है, एरिया बनाना है। एरिया बनाने के लिए मुझे हाफ d1 d2 चाहिए। तो अगर यहाँ पर मैं 1/2 लाना चाहता हूँ तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, मतलब बस मैंने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या हो गया, तो यहाँ समझो पीछे जो दिया गया था वो कुछ इस प्रकार दिया गया था कि 4a जो है वो हमारे 2p के बराबर में है। क्वेश्चन में बोला गया है कि सम ऑफ ऑल द साइड, यहाँ पे ये 4a जो होगा वो हमारा 2p के बराबर में होगा। तो यहाँ से अगर हम काटेंगे तो ऐसा होगा, यानी 2a हमारा किसके बराबर में, p के। अगर हमारा 2a p के बराबर में तो वोल स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर हमारा p स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहाँ से 4a स्क्वायर को p स्क्वायर मैंने लिख दिया है, 2 इंटू 2 को मैंने 4 लिख दिया है, हाफ d1 d2 को एरिया दे दिया है, एम स्क्वायर को एम स्क्वायर दे दिया है। ये पी स्क्वायर उधर चल गया, तो 4 टाइम्स ऑफ एरिया बराबर एम स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो एरिया जो होगा निकालना होगा, 4 को ले जाके डिवाइड करो, तो एम स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 यहाँ पे। ठीक है, अब 72 और 73 हम लोग देखते हैं यहाँ पे, और 72 और 73 सवालों को समझते हैं। आ जाओ। अब यहाँ पर बोला गया लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ए रोम्बस इज 13, वन ऑफ द डायगोनल इज 24, व्हाट इज द एरिया ऑफ ए रोम्बस। तो अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा एक रोम्बस है, क्या है, समचतुर्भुज है यहाँ पे। अब ये समचतुर्भुज में बोला गया कि प्रत्येक भुजा हमारी 13 की है, ये भी 13 की है, ये भी 13 की है, ये भी 13 की है, और ये भी हमारी 13 की है। उसके बाद बोला गया एक डायगोनल हमारा 24 का है, ये हमारा एक डायगोनल 24 का है, तो यहाँ एरिया कितने का होगा। मैंने कहा बहुत शानदार। सबसे पहली बात इस बात को जानना बच्चों कि जो रोम्बस होता है ना, तो उसके डायगोनल एक दूसरे को 90 पर काटते हैं, और साथ में मेरे भाई वो डायगोनल के आधा आधा पार्ट क्या होता है, बराबर होता है। तो अगर हम बात करेंगे तो वो 24 है, तो 24 है तो यहाँ पर ये 12 हो जाएगा और ये हमारा 12 हो जाएगा। अब पाइथागोरस के थ्योरम की बात करें यहाँ पे, तो ये हमारा ट्रिपलेट कितना है, देखो 13 है और ये 12 है, तो ये पक्का कितना निकलेगा, 5 निकलेगा। ये पाइथागोरस का ट्रिपलेट यहाँ पर जो है, ठीक है,
तो यहाँ पर पाइथागोरस के थ्योरम के हिसाब से, ट्रिपलेट के हिसाब से ये कितना आ जाएगा 5, और बाकी जिसको निकालना है तो रूट अंडर इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करो तो आएगा। अब ये 5 है तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर जब एरिया की बात आई है, तो एरिया की बात आई है तो क्या बोलेंगे, हाफ इंटू डायगोनल 1 और इंटू यहाँ पर डायगोनल 2 मेरे भाई। तो हाफ हो गया, डायगोनल 1 हमारा कितना हो गया, तो डायगोनल 1 हमारा 24 हो गया, और डायगोनल 2 हमारा कितना हो गया, तो वो हमारा 10 हो गया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 24 बचे 120 हो जाएगा मेरे भाई। ध्यान रखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। आ जाइए 73 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। 73 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, पढ़िए जरा। ठीक है, 73 नंबर क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ ए रोम्बस इज 6.5। तो ये हमारा रोम्बस है, और रोम्बस का एक साइड जो है वो हमारा कितना है, तो 6.5। लेंथ ऑफ रोम्बस जो होगा वो हमारा कितना होगा, तो 6.5 होगा। उसके बाद उसके ऊपर का जो एल्टीट्यूड है वो हमारा कितना है, तो एल्टीट्यूड हमारा 10 है। और हम बात करते हैं यहाँ पर लेंथ ऑफ वन ऑफ द डायगोनल इज 26। एक डायगोनल हमारा कितना है, तो एक डायगोनल हमारा 26 है, तो दूसरा डायगोनल हमारा कितना होगा। तो मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पर एल्टीट्यूड की कोई आवश्यकता है, अगर कोई आवश्यकता होगी तो हम लोग देखेंगे, फिलहाल मुझे नहीं लगता कि कोई नीड है। लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ ए रोम्बस इज 6.5, इट्स एल्टीट्यूड इज 10, ठीक है भैया देख लेंगे। एंड लेंथ ऑफ वन डायगोनल इज इतना, लेंथ ऑफ अदर डायगोनल, ठीक है। यहाँ पर एल्टीट्यूड का हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे, मैं बता रहा हूँ कैसे इस्तेमाल करेंगे। देखो यहाँ पर दो तरीके से, सबसे पहले कोई भी यहाँ पर पैरेललोग्राम होता है, तो कोई भी पैरेललोग्राम का एरिया कितना होता है, बेस इंटू हाइट, जो कि अभी सिखाए थे, 6.5 इंटू कितना होगा, 10 होगा। और चूंकि यही वाला पैरेललोग्राम एक अपने आप में रोम्बस भी है, और रोम्बस का एरिया कितना होगा, तो बोलोगे हाफ इंटू डायगोनल 1, और एक डायगोनल कितना है 26, दूसरे को क्या मान लेते हैं, तो d2 मान लेते हैं। ठीक है, तो रोम्बस के एरिया को हम बेस इंटू हाइट भी बोल सकते हैं, और रोम्बस के एरिया को हाफ d1 d2 भी बोल सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि इसकी हाइट की आवश्यकता नहीं है, उस केस में मेरे भाई हाइट की आवश्यकता नहीं है, जब आप यहाँ पर पीछे वाले क्वेश्चंस की तरह उसको बनाते। पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था, एक भुजा दी गई थी और एक विकर्ण दे दिया गया था, तो हमने ट्रिपलेट का इस्तेमाल करके दूसरा विकर्ण पता कर लिया, और दूसरा विकर्ण पता कर लिया तो निकाल दिया। उसी तरीके से यहाँ पर भी अगर आप इसका एल्टीट्यूड को यूज में लेना नहीं चाहते थे, तो आप बिना एल्टीट्यूड को भी लिए आप यहाँ पर बनाते, और आप यहाँ पर ये जो पहला 26 है इसका आधा 13, साढ़े मतलब 13 करते, और फिर उसके बाद यहाँ पर इनका क्या करते, ट्रिपलेट निकालते, इस तरीके से करके। हालांकि ये कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करेगा उस तरीके से हम जाएंगे तो इसीलिए हम लोग ऐसे चल लेते हैं। बेस इंटू हाइट ये भी अपने आप में एरिया है, हाफ d1 d2 ये भी अपने आप में एक एरिया है। अब देखो अगर हटाओगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ये इसे खत्म कर देगा। 2 से काटोगे मेरे भाई 13 बार में, ये इसे खत्म कर देगा। 13 से काटोगे 5 बार में, तो इसे खत्म कर देगा। तो d2 का मान मेरे कितना आ जाएगा, तो 5 आ जाएगा। d2 का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही उत्तर होगा। रेशमा, आशीष, बहुत शानदार, सभी के बहुत सही उत्तर आ रहे हैं, बहुत शानदार बच्चों, आ जाओ। तो ये क्लियर हो गया ना आप लोगों का, 75 तक कोई डाउट हो तो बता दो, नहीं है। चलिए अब रोम्बस के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और आगे यहाँ पर समझते हैं किसके बारे में। तो आगे हम लोग थोड़ा सा समझते हैं, पढ़िए यहाँ पर क्या लिखा गया। बोला गया अब यहाँ से हम रेक्टेंगल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, बिल्कुल। तो अब रेक्टेंगल थोड़ा शुरू करते हैं, रेक्टेंगल के बारे में जानते हैं। इफ ईच एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 90 एंड लेंथ ऑफ द अपोजिट साइड आर इक्वल, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो रेक्टेंगल बोलेंगे। ये तो आप लोग को पता ही है कि क्या होता है कि अगर मानो यहाँ पर कि प्रत्येक, जैसे मानो यहाँ पर ये क्या हो गया कि ये साइड इसके पैरेलल हो गई, और यहाँ पर ये वाली भुजा जो है वो इसके पैरेलल में हो गई, ठीक है। और यदि सारे के सारे कोण हमारे 90 हो गए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रेक्टेंगल बोलेंगे। उसे हम क्या बोलते हैं, तो रेक्टेंगल बोलते हैं, ठीक है। अब रेक्टेंगल के मेरे भाई यहाँ पर एक जो लंबी वाली भुजा होती है उसे लेंथ बोलते हैं, और ये वाली भुजा हमारी ब्रेथ हो जाती है, ठीक है। अब इसका एरिया, पेरीमीटर और दुनिया जहान की 100 बातें हैं, वो सारा हम लोग सीखते हैं। मैं यहीं पर फोटो बना के और सारा प्रॉपर्टी एक एक करके पॉइंट वाइज हम आपको क्लियर करवा दे रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए अभी मैंने एक फोटो बनाया, ये हमारा क्या हो गया, तो रेक्टेंगल हो गया। क्या हो गया, तो आयत, ए बी सी डी, यहाँ पे क्लियर है ये। अब ये ए बी सी डी हमारा क्या है, तो समझना, एक ये एक आयत है, और ये एक आयत है यहाँ पे, तो हमने इसको लंबाई लिया और ये इसकी चौड़ाई हो गई। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर कि ए बी और सी डी दोनों के दोनों ए के बराबर होते हैं, और ए डी, और देखो यहाँ पे ये दोनों ए के बराबर, आप ए और बी नाम दे दो, तो बोलोगे सर ये जो ए बी हो गया और जो ये सी डी हो गया, दोनों के दोनों ए के बराबर, और ये वाली भुजा जो हो गई वो हमारी बी और बी के बराबर हो गई, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या बोला गया है कि सर डायगोनल जो होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल क्या करते हैं, डायगोनल जो होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं यहाँ पे। तो देखिए जरा एक पॉइंट यहाँ पे,
ठीक है। अनूप भाई आप अपना मोबाइल नंबर दे दो, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप अपना मोबाइल नंबर दे दो, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। अब उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा एक डायगोनल हो गया और यहाँ पर ये हमारा क्या हो गया, दूसरा डायगोनल हो गया। इसे हम D1 बोलेंगे, इसे हम D2 बोलेंगे। तो ये डायगोनल 1 और ये कितना हो गया मेरे भाई, तो डायगोनल 2 हो गया। डायगोनल 1 डायगोनल 2 हमारा कितने पर बाइसेक्ट करते हैं, तो 90 पर। तो सबसे पहला पॉइंट देख लो, द डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। अभी 90 पर हम नहीं बोले तो बेहतर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस इतना देखो, एंगल बराबर होते हैं तो मतलब ये आपका बाइसेक्ट करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो एंगल 90 पर नहीं, फिलहाल अभी ये देखो, जैसे मानो कि ये आपका ए है और ये आपका बी है, तो ये जब आप निकालोगे AC, तो AC निकालोगे तो पाइथागोरस का थ्योरम लगेगा, और AC निकालोगे तो क्या बोलोगे, बोलोगे सर रूट अंडर A का स्क्वायर प्लस यहाँ पर B का स्क्वायर। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर जब आप BD निकालेंगे तो वो भी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो AC भी हमारा इतना ही होगा, BD भी हमारा इतना ही होगा, और इसीलिए हम लोग एक बात बोलेंगे, और क्या बोलेंगे कि सर दोनों डायगोनल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कि सर AC जो हो गया वो बराबर होगा किसके, तो AC हमारा बराबर होगा BD के। क्लियर ये बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताइए। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर समझिए, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्या है, डायगोनल जो होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी ये आधा और ये आधा बराबर है, और ये आधा और ये आधा मेरे भाई बराबर है यहाँ पे। ठीक है, क्लियर रखना मेरे भाई, यहाँ पे डायगोनल दोनों क्या करेंगे, तो बाइसेक्ट करेंगे, आधा आधा बराबर होगा। यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो ये रूट आया पूरे के लिए, उसका डिवाइड बाई 2 कर दो तो ये पार्ट, डिवाइड बाई 2 कर दो तो ये पार्ट, डिवाइड बाई 2 कर दो तो ये पार्ट, डिवाइड बाई 2 कर दो तो ये पार्ट। तो ये पार्ट आपको यहाँ पर दे रखा है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो अगला पॉइंट यहाँ पर कहते हैं सर पेरीमीटर। तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ हो जाएगा। और एरिया की अगर हम बात करेंगे, एरिया कितना होगा, तो एरिया हमारा लंबाई इंटू चौड़ाई हो जाएगा। अंकुर चौधरी बहुत बहुत धन्यवाद भाई, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ठीक है, आ जाइए। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर जो है 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया है। द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज 1156। ठीक है, व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल हुज लेंथ इज ट्वाइस द साइड ऑफ ए स्क्वायर एंड हुज ब्रेथ इज 14 सेंटीमीटर लेस देन द साइड ऑफ ए स्क्वायर। यानी दो कहानी है, एक हमारे पास स्क्वायर है और दूसरा मेरे भाई यहाँ पर एक रेक्टेंगल है। ठीक है, एक हमारे पास क्या है, तो एक हमारे पास स्क्वायर है और दूसरा हमारे पास क्या है, तो दूसरा हमारे पास रेक्टेंगल है। तो एरिया ऑफ ए स्क्वायर मतलब अगर भुजा इसकी हमारी ए है, तो यहाँ पर एरिया हम क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे एरिया हमारा ए स्क्वायर जो होगा वो हमारा कितना होगा, 1156 होगा। कितना होगा, तो बोलोगे सर 1156 होगा यहाँ पे। एक ये हो गया। ठीक है, तो अगर ए स्क्वायर का मान हमारा इतना है, तो ये आपको किसका स्क्वायर नजर आ रहा है, आप बताओ। 1156 आपको किसका स्क्वायर नजर आता है। ठीक है, 300 का स्क्वायर 30 का स्क्वायर 900 होता है, और 35 का स्क्वायर 1225, तो मेरे भाई ये किसका होगा, तो बोलोगे 34 का स्क्वायर होगा सर। यानी ए की वैल्यू कितनी निकल के चली आएगी, तो 34 निकल के चली आएगी। आप यहाँ पर देख लो, 4 का स्क्वायर 16, 4 × 12 = 24, 25। ठीक है, और 9 बिल्कुल सही है मेरे भाई। तो साइड हमारा कितना होगा, तो 34 होगा। अब यहाँ से हमने साइड निकाल दिया। अब यहाँ से साइड निकाल दिया, क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल हुज लेंथ इज ट्वाइस द साइड ऑफ ए स्क्वायर। यानी यहाँ पर इसका साइड का डबल ये है यहाँ पे, यानी कितना है, तो 68 है। और उसके बाद एंड हुज ब्रेथ इज 14 लेस देन साइड ऑफ स्क्वायर, चौड़ाई इससे 14 कम है, तो 34 में 14 की कमी यानी कितना हो जाएगा, 20। और बोला गया इन दोनों का रेशियो बताओ, इन दोनों का रेशियो कितना होगा। हमने कहा 68 और 20 का रेशियो देखो, 4 से 5 बार में कटेगा और 4 से 17 बार में, 17:5। ऑप्शन नंबर सी, चलो कहीं घूमने चलें, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो स्क्वायर की भुजा दी गई थी, उस भुजा के आधार पर हम किसकी भुजा निकाल सकते थे, तो उस भुजा के आधार पर जो है हम यहाँ पर रेक्टेंगल के सभी मानों को मान निकाल सकते थे। ठीक है, चलिए आइए अगले सवाल पर चलते हैं 76 के बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 देखते हैं क्या बोला गया है। द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फ्लोर इज 3/5 ऑफ इट्स लेंथ, एरिया ऑफ फ्लोर इज 60 मीटर स्क्वायर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए फ्लोर। तो ये देखिए हमारा पूरा का पूरा ये हमारा क्या हो गया, तो एक रेक्टेंगल हो गया। बोला गया चौड़ाई जो है वो हमारा 3/5 है लेंथ के। अगर हम इसके ब्रेथ की बात करें, तो ब्रेथ हो जाएगा हमारा 3/5 टाइम ऑफ किसका, तो लेंथ हो जाएगा।
ये बोला गया है। अब सबसे पहली बात, अगर ये बोला गया तो इस एल को वहां से गायब करो और इस एल को यहाँ नीचे लेके आओ। अब देखो तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5 अनुपात कितना है, 3 है। लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो हमारा कितना है, तो 5 अनुपात 3 है। तो हम ये कह सकते हैं कि सर लेंथ हमारा कितना हो जाएगा, तो 5x हो जाएगा, और ब्रेथ हमारा कितना हो जाएगा, तो ब्रेथ हमारा 3x हो जाएगा। क्लियर है सर? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है तो बताइए। ये हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में फिर उसके बाद क्या बोला गया, एरिया जो है वो हमारा 60 है। एरिया जो है वो हमारा कितना है, तो 60 है, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई 5x इंटू 3x हमारा कितना हो जाएगा, तो 5x इंटू 3x हमारा 60 हो जाएगा। अब 5 और 3 15, 15 से कितनी बार में, 4 बार में, तो एक्स स्क्वायर का मान कितनी बार, 4 बार। एक्स का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब x का मान हमारा 2 हो जाएगा, तो क्वेश्चन में क्या बोला है जरा पढ़िए। तो कहा गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए फ्लोर। इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई में हमारा अंतर कितने का होगा। तो लंबाई जरा देखो, तो बोलोगे सर 5 इंटू 2 हमारा 10 हो जाएगा। चौड़ाई जरा देखो, तो बोलोगे सर 3 इंटू 2 हमारा 6 हो जाएगा। और यदि हम डिफरेंस की बात करते हैं तो डिफरेंस हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। डिफरेंस हमारा कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, ठीक है। आ जाइए अगला सवाल देखें, नेक्स्ट पॉइंट देखें मेरे भाई, बताओ। चलिए अगला सवाल देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर सवाल देखिए। आईसीएआर का मेंस का सवाल है, 2023 में पूछा गया। द एरिया ऑफ ए ट्रायंगुलर पार्क विद साइड 88, 165, 187 इज इक्वल टू अ एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट हुज साइड्स आर इन द रेशियो 5:3। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द प्लॉट। यहाँ पे तो अगर हम पेरीमीटर की बात करेंगे तो 8 का मल्टीपल होगा, और खैर 8 के सारे ही मल्टीपल हैं, तो यहाँ पर हमें वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो क्या बोला गया, जरा समझना मेरी बात को, कि आपके पास यहाँ एक ट्रायंगल है, ठीक है, और एक यहाँ पर क्या हो गया, तो मेरे भाई एक रेक्टेंगल हो गया। ये दो चीज़ें हो गई यहाँ पे। तो बोला गया था एरिया ऑफ ए ट्रायंगुलर पार्क, ये हमारा ट्रायंगुलर पार्क है, और साइड हमारा 88 है, उसके बाद यहाँ पर 165 है, और उसके बाद यहाँ पर 187 है। समझ में आ गया। और उसके बाद यहाँ पर इक्वल है किसके, तो एक रेक्टेंगुलर प्लॉट के जिसकी भुजा हमारी 5 और 3 के रेशियो में है यहाँ पे। समझ में आ गया। तो इसका एरिया, एरिया जो है वो इक्वल है मेरे भाई इसके एरिया के यहाँ पे। तो बाद में बोला गया कि इसका पेरीमीटर कितना होगा। कई बार ऐसा होता है ना, देखो जब भी कोई भविष्य में त्रिभुज आपको देगा, जैसे यहाँ पर एक त्रिभुज दे दिया गया है, ठीक है, तो अब यहाँ पर ये ट्रायंगल दे दिया गया है, तो यहाँ पर इस ट्रायंगल में पहले बात आप ये चेक किया करो कि इसकी जो भुजाएं हैं कहीं वो ट्रिपलेट तो नहीं है, क्योंकि अगर ट्रिपलेट नहीं होगी तो एरिया निकालने के लिए हेरोन्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन क्या पता इसके साइड ट्रिपलेट बना रहे हों, तो यदि इसके साइड मेरे भाई यहाँ पर ट्रिपलेट बना रहे होंगे तो उस केस में फिर आपको यहाँ पर जो है राइट एंगल ट्रायंगल के माध्यम से हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के आप कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत की बात है, यहाँ कोई परेशानी की बात है तो बताइए। अब मुझे यहाँ लगा कि देखो 187 है सबसे पहली बात यहाँ पे, अगला कितना है 165 है, और ये कितना है 88 है। 11 से काटेंगे तो 8 बार में, 11 से काटेंगे 15 बार में, और 11 से काटेंगे 17 बार में। लो ट्रिपलेट निकल गया। हमको पता है ना एग्जामिनर ऐसा करेगा, इतना बड़ा बड़ा वैल्यू देके उसका भी इंटरेस्ट नहीं है कि वो यहाँ पर जो है आपको एक तरीके से हेरोन्स फॉर्मूला के माध्यम से एरिया निकलवाए, उसका इंटरेस्ट नहीं है भाई इस चीज़ में, ठीक है। वो तो बस ये चेक करना चाहता है कि तुम्हारे अंदर इतना एप्टीट्यूड है कि नहीं कि तुम इनके रेशियो को चेक कर पाओ कि 8 15 17 जो होते हैं ये ट्रिपलेट है मेरे भाई। समझ में आ गया। तो यस दे आर ट्रिपलेट, और अगर वो ट्रिपलेट है तो फिर ये नॉर्मल ट्रायंगल नहीं है, और अगर ये नॉर्मल ट्रायंगल नहीं है तो फिर ये क्या है, तो फिर ये बनाएगा मेरे भाई राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे समझिए इस बात को लेकर, फिर ये नॉर्मल ट्रायंगल नहीं है तो क्या बनाएगा, तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा। बुझे कि नहीं बुझे आप लोग, बताइए जल्दी से। बूझ गए तो जल्दी से बताइए, हाँ सर बूझ गए। चलो, तो अब ये ट्रायंगल कैसा बनेगा, तो अब ये ट्रायंगल जो है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बनने वाला है। ये देखिए कैसा ट्रायंगल बनेगा, तो अब ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और बेस किसी को भी मान लो, जैसे ये 88 है तो मान लिया, उसके बाद अगला जो है 165 है तो वो मान लिया, ठीक है, और ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 187 है तो वो मान लिया, ठीक है। कोई दिक्कत की बात यहाँ, कोई परेशानी की बात है, तो अगर हम बात करते हैं तो क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे यार इसका एरिया इसके एरिया के बराबर होगा। तो इसका एरिया हमारा कितना होगा, तो बोलेंगे हाफ इंटू परपेंडिकुलर इंटू कितना हो जाएगा, बेस हो जाएगा।
ठीक है, हाफ इंटू परपेंडिकुलर इंटू कितना हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा तो यहाँ 5x इंटू कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो सेम कहानी है, 2 से आप काटोगे कितनी बार में, 4 बार में और 4 बार में, 5 और 3 15 है, 15 से काटेंगे एक बार में और एक बार में, तो फाइनली x का जो स्क्वायर होगा वो किसके बराबर, इस 44 को तोड़ो यहाँ पर। ठीक है, आप यहाँ जब इसको तोड़ोगे तो ये 44 कैसे टूटेगा, तो 4 इंटू 11 में टूटेगा, और ये हमारा खुद 11 है ही, और ये बराबर होगा x का स्क्वायर। अगर हम रूट करेंगे तो 4 का रूट 2 मिलेगा, ये 2 बार आया तो ये x मिलेगा, और ये हमारा x के बराबर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 22 आ गई। और अगर x की वैल्यू मेरे भाई 22 आ गई यहाँ पे, तो व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द प्लॉट, तो यहाँ पर पेरीमीटर जो परिमाप होगा वो कितना होगा, सर यहाँ पर इसका डबल, 5 और 3 8, 8 का डबल यानी कितना, 16x हो जाएगा। क्यों डबल करेंगे दोस्तों, 5 5 10, 3 और 3 6, तो यानी 16, तो 16 इंटू एक्स यानी बोलोगे सर 16 इंटू कितना, तो 16 इंटू 22 यहाँ पे, 16 दूना 32 और 232 और 3 हमारा 35, 352। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, क्लियर है, ठीक है, चलिए बहुत शानदार, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 79 पर चलते हैं, और 79 नंबर सवाल को देखिए क्या बोला गया है। द साइड ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन आर 176 एंड 56 मीटर। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है हमारे पास में, अब देखिए यहाँ पे ये गार्डन का मेरे भाई क्या बोला गया है, तो इसकी जो भुजाएं है वो 176 है, और उसके बाद यहाँ पर 56 है। ठीक है, बोला गया इट्स एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए सर्कुलर फील्ड, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द सर्कुलर फील्ड। ठीक है, एट अ रेट ऑफ 35 पर मीटर स्क्वायर। तो यानी इसका एरिया एक सर्कुलर फील्ड के एरिया के बराबर है, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर का एरिया मेरे भाई, रेक्टेंगल का जो एरिया होगा वो कितना होगा, तो बोलेंगे सर रेक्टेंगल का एरिया होता है लंबाई इंटू चौड़ाई यहाँ पे, यानी आसान भाषा में अगर हम बात करें तो बोला गया रेक्टेंगल का जो एरिया है वो एक सर्कुलर फील्ड के एरिया के बराबर है। मैंने कहा ठीक है भाई देखते हैं, तो लंबाई दोस्तों कितनी निकल कर आ गई, 176, चौड़ाई कितनी निकल कर आ गई, 56, और उसके बाद यहाँ पर पाई का मान 22/7 इंटू कितना हो जाएगा, आर का स्क्वायर। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, तो बोलेंगे सर ये 22 से कितनी बार में गया, तो 8 बार में। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 8। ठीक है, 56 की बात करेंगे तो 8 इंटू 1 हो जाएगा 7, और ये हमारा 7 यहाँ चला जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा आर के स्क्वायर के। अगर हम रूट करेंगे तो देखो 2 बार 8 है तो 1 बार 8 आ गया, 2 बार 7 है तो 1 बार आ गया, ये हमारा आर हो जाएगा, यानी कहीं ना कहीं कितना हो जाएगा, रेडियस हमारा 56, रेडियस 56 आया ना भाई यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, अब रेडियस आ गया, तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द सर्कुलर फील्ड एट अ रेट ऑफ 35 पर मीटर। उस सर्कुलर फील्ड को फेंस करने का मेरे भाई कॉस्ट कितना होगा। अब ये सर्कुलर फील्ड को फेंस करना है, तो हमेशा मैंने क्या कहा है कि देखो अगर कॉस्ट निकालना है तो कॉस्ट निकालने के लिए, अब यहाँ पर देखो दो तरह का कॉस्ट निकलता है, एक तो इसके एरिया को मेरे भाई करने के लिए आपका कॉस्ट कितना, और दूसरा अब जैसे दिवाली का समय आ रहा है, दिवाली में आपको मानो यहाँ लरी लगानी है, मतलब लाइट्स लगाने हैं, तो लाइट्स लगाना है तो आप पूरे घर में क्या लगाते हो, बाउंड्री बाउंड्री पर लगाते हो, यानी वो पेरीमीटर हो गया। और अगर मानो यहाँ पर खेती करनी है इस प्लॉट के अंदर में, तो वो हमारा एरिया हो गया। तो फिलहाल अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हमें क्या करना है, ये एरिया के बारे में बात नहीं हुई है, यहाँ पर बाउंड्री के बारे में बात हुई है। तो बाउंड्री के बारे में बात हुई है, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, तो कॉस्ट बोलेंगे पेरीमीटर इंटू यहाँ पे क्या बोलेंगे मेरे भाई, तो पेरीमीटर इंटू यहाँ पर रेट से मल्टीप्लाई करेंगे। पेरीमीटर हमारा कितना हो जाएगा, 2πr, तो 2 इंटू पाई और इंटू कितना हो जाएगा आर, आर की वैल्यू हमारी कितनी है, तो 8 इंटू 7 है, और उसके बाद में रेट हमारा कितना है, तो ज़रा रेट भी देख लो, 1 मीटर के लिए 35 रुपये लगते हैं, तो इंटू हम क्या कर लेंगे 35, ये हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, 35 का 2 गुना 70, 70 का 8 गुना 56, और 56 दूनी 112, फिर 2, फिर 2 1 3, फिर 1 1 2, और मेरे भाई 1 यहाँ पे कुछ ऐसा है हमारे पास में ऑप्शन। देखो मैं आपको ये करवा दे रहा हूँ, ठीक है, 1332 होगा, 1232 नहीं, देखो 35 का 2 गुना 70 और 7 इंटू 8 मेरे भाई कितना होगा, 560 हो जाएगा, इंटू हमारा कितना होगा 22, 56 का 2 गुना 112 का 2 मेरे भाई पास में कितना हो जाएगा, तो पास में हमारा 11 हो गया, 56 का 2 गुना 112 100, हाँ 56 का 2 गुना 112 ही तो होता है, बिल्कुल 112 होता है, देखो जीरो तो लगा लेंगे हम, तो 112 में 2 लिख लीजिए, 11 पास में, फिर 56 का 2 गुना 112 हो जाएगा, और उसमें आप 11 जोड़ लीजिए, तो यहाँ पर 1232 मेरे भाई यही सही आ रहा है। ऑप्शन हमारे गलत दिए गए हैं यार, 1232 मेरा पहले भी आ रहा था, 1332 कैसे आएगा, आप देख लो ना,
मैं अगर इस तरीके से भी इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, मानो यहाँ पर ऐसे ना मल्टीप्लाई करके, मैं देखो यहाँ पे 56 को आप ऐसे कर लो, 56 का 2 गुना 112 हो जाएगा आपका 1120, और इंटू यहाँ पर 1 कर लो, तब भी आपका 0 आएगा, 0 + 2 2 आएगा, 2 + 1 3 आएगा, 1 + 1 2 आएगा, बिल्कुल यार 1232। ठीक है, 3 बार मैं कर चुका। राहुल कुमार भाई होगा, बिल्कुल पढ़ा देंगे, अभी तो नहीं पढ़ा पाऊंगा, लेकिन जब आगे हुआ तो बिल्कुल पढ़ा देंगे आपको। ठीक है, अभी जो पढ़ा रहा हूँ वो तो वही पढ़ाऊंगा भाई, आ जाइए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी को सही कर लो, 1232 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आ जाओ। अब यहाँ से मेरे भाई जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 79 के बाद से, और अगली क्लास में कोशिश करूंगा कि एक ही क्लास के अंदर में पूरा का पूरा जो है वो हम समेट दें, और पूरा का पूरा आपका मेंसुरेशन जो है वो खत्म हो जाए। ठीक है, बाकी आज की क्लास बहुत बढ़िया क्लास रही, मज़ा आ गया भाई पढ़कर, हम लोगों को 1 घंटा बहुत बढ़िया तरीके से हमने सीखा, जाना, समझा। ठीक है, चलिए, तो मिलते हैं अगले सेशन में दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है, और अगली क्लास में मेंसुरेशन 2D जो है वो ख़त्म करेंगे, फिर उसके बाद मेंसुरेशन 3D में आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।